अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 14 विद्यालयी शिक्षा में नई पहलें पर प्रश्नोत्तरी के माध्यम से इस मॉड्यूल की समस्त जानकारियों पर एक रोचक चर्चा लेकर उपस्थित हैं। इस चर्चा को ग्राह्य एवं गहराई से रखने के लिए आज हमने दो विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है। हमारे दोनों विशेषज्ञ अपने अपने क्षेत्रों के स्थापित नाम हैं तथा ये हैं आदरणीय श्रद्धा अग्रवाल जी। श्रद्धा जी मास्टर ऑफ एजुकेशन में अपने विज्ञान विषय की टॉपर हैं। साथ हैं आदरणीय शीबा खान जी। शीबा जी का संपूर्ण शैक्षिक जीवन नवाचारों एवं उत्कृष्टताओं से परिपूर्ण है। तो आइए आप सभी के बिहाफ पर मैं प्रमोद श्रीवास्तव इन उत्कृष्ट शिक्षाविदों तथा आज की चर्चा के इन विषय विशेषज्ञों का हृदय तल से स्वागत करता हूं। इस महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सामग्री को जानने के इच्छुक आप सभी साथियों सहित पुनः हमारे विषय विशेषज्ञों का वंदन एवं हार्दिक अभिनंदन। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ आइए निष्ठा के मॉड्यूल 14 विद्यालयी शिक्षा में नई पहलें पर वर्णित समस्त बातें हम विस्तार से जानें और इस क्रम में एकदम बुनियादी प्रश्न लेकर हम चलते हैं श्रद्धा जी के पास और जानते हैं कि इस मॉड्यूल का प्रशिक्षण किन उद्देश्यों पर आधारित है। नमस्ते सर, नमस्ते सभी को। हमारा ये जो मॉड्यूल है मॉड्यूल 14 निष्ठा का आपका पहल के संदर्भ में, तो इसके कुछ जो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं उन पे मैं प्रकाश डालूंगी। पहला जो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जो केंद्र द्वारा जो प्रायोजित योजनाएं हैं, जो केंद्र द्वारा संचालित की जाती हैं, उन योजनाओं का अर्थ और उसके उद्देश्यों को हम समझ पाने में सक्षम होंगे इस मॉड्यूल के बाद। इसके बाद हमारा इस मॉड्यूल का अगला उद्देश्य है कि विद्यालयी शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में जो समग्र शिक्षा है उसकी विभिन्न पहलुओं का हम उन विभिन्न पहलुओं के समझ में हमारी एक समझ विकसित होगी और हम उसको उनको सराह पाएंगे। इसके अतिरिक्त विद्यालयी शिक्षा में गुणवत्ता और सुधार लाने के लिए जो समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो पहल आयोजित की गई हैं, जो पहले लागू की गई हैं, उनके क्या उद्देश्य हैं, उनके अंतर्गत क्या प्रावधान रखे गए हैं और साथ ही किस प्रकार के अनुदान प्रदान किए जाते हैं, कौन से अनुदान दिए जाते हैं, वो भी हमारी समझ इस मॉड्यूल के द्वारा विकसित होती है। इसका अगला जो उद्देश्य है वो है कि जो आपकी विद्यालयी शिक्षा और संस्थान स्तर पे समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो पहले हैं उनकी योजना बनाना और उन्हें लागू करने में भी हम सक्षम हो पाते हैं। डाइट बीआरसी या सीआरसी जो कि विभिन्न घटक हैं हमारे शिक्षा विभाग के, उनका प्रशिक्षण दिया जाना और उन प्रशिक्षणों में शामिल होना, उनकी क्रियाविधियां और के बारे में भी ये मॉड्यूल हमारी समझ को विकसित करता है। इसके अलावा समग्र शिक्षा के अंतर्गत बच्चों और अध्यापकों के अतिरिक्त समुदाय के सदस्यों को शामिल करना, एसएमसी के सदस्यों को की सहभागिता को सुनिश्चित करने में भी हम सक्षम हो पाते हैं। साथ ही क्योंकि मध्याह्न भोजन हमारे माध्यमिक स्तर तक की एक महत्वपूर्ण शासकीय योजना है, तो उस क्षेत्र में कौन से नए तरीके, नए प्रावधान लागू किए गए हैं, उनको भी हम इस मॉड्यूल के द्वारा जानते हैं और इसके बारे में जागरूक हो पाते हैं। जी सर। बुनियादी प्रश्न के इस क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं शिवा जी के पास और उनसे आग्रह करते हैं कि विद्यालयी शिक्षा में नई पहल के प्रशिक्षण सामग्री के रूपरेखा के बारे में वे हमें बताएं।
जैसा कि श्रद्धा मैडम ने जो विभिन्न उद्देश्य बताए हैं इस मॉड्यूल के, तो उन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए इस मॉड्यूल में जो रूपरेखा बनाई गई है, उसमें सबसे पहले विद्यालयी शिक्षा में जो नई पहलें हुई हैं, उसके बारे में परिचय दिया गया है कि जो केंद्र सरकार द्वारा एनसीईआरटी द्वारा जो पहल की गई है शिक्षा के क्षेत्र में और विभिन्न योजनाएँ हैं, उनके बारे में बताया गया है। साथ ही समग्र शिक्षा जो विद्यालय शिक्षा के लिए समेकित योजना है, उसके बारे में बताया गया है, जो पूर्व प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक के लिए लागू किया गया है, तो उसकी विस्तार से यहाँ वर्णन आपको मिलेगा। साथ ही योजना के घटक भी आपको इसमें विस्तार से आपको चर्चा करने के लिए मिलेंगे इसमें। इसके साथ ही कोविड-19 के दौरान जो विद्यालयों में सुरक्षा की आवश्यकता है और उसके लिए जो विभिन्न अनुदान है से रिलेटेड समग्र शिक्षा से रिलेटेड अनुदान और ये जो योजना है इससे संबंधित अनुदान और सुरक्षा से रिलेटेड अनुदान उसके बारे में भी काफ़ी विस्तृत चर्चा मिलेगी आपको। साथ ही राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट प्रयोग किए गए हैं, इसमें झारखंड का एक उदाहरण दिया है, छत्तीसगढ़ का भी उदाहरण दिया गया है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही जैसे मैडम ने बताया कि मिड डे मील जो बहुत ही महत्वपूर्ण आजकल योजना है हमारे सभी स्कूलों में, उसके जो नए तरीके हैं विभिन्न राज्यों ने कौन-कौन से नए तरीके अपनाए हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इस मॉड्यूल में आगे बढ़ते हैं और इसमें हमने जो बातें बड़ी अच्छे से जानी हैं वो ये है कि शालेय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए समय-समय पर वैसे तो कई उत्कृष्ट पहल की जाती रही हैं, किंतु अनेकों बार हमें ये नहीं पता होता कि इन पहलों को किस प्रकार से लागू करा जाए, इससे किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा और इसे लागू करने में हमारी भूमिका क्या होगी। और शायद यही कारण हो जाता है कि ग्रॉस रूट लेवल अर्थात स्कूल तक इन अच्छी पहलों का क्रियान्वयन उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। तो श्रद्धा जी, इस क्रम में आपसे आग्रह है कि विद्यालयी शिक्षा में प्रत्येक नई पहलें का आप हमें परिचय दीजिए ताकि इन बेस्ट प्रैक्टिसेस का लाभ विद्यालय और विद्यार्थियों को पूरे तरीके से मिल सके। जी सर, जैसे ये मॉड्यूल का नाम है हमारा विद्यालयी शिक्षा में नई पहलें और अभी आपने कहा कि इन पहलों के बारे में हम शिक्षकों को मालूम नहीं होता कई बार और इसी अनभिज्ञता के कारण हम इसको अपने विद्यालयों में लागू करने और पहुंचाने में अक्षम होते हैं और ये जमीनी स्तर पे वो कार्य नहीं कर पाती जिस उद्देश्य को लेकर के ये लागू की जाती है। तो इस मॉड्यूल में हमें इन्हीं पहलों के बारे में बहुत ही विस्तृत और सारगर्भित जानकारी दी गई है और जो केंद्र प्रायोजित योजना है एक महत्वपूर्ण हमारी समग्र शिक्षा अभियान या योजना, उसके अंतर्गत कौन से घटकों को शामिल किया गया है और उसका बिंदुवार विवरण कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का बहुत ही अच्छे से हमें प्रस्तुत किया गया। इस मॉड्यूल से हमें ये भी पता चलता है कि जो हमारी पहले शिक्षा थी, जो हम जानते भी हैं कि राज्यों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुआ करती थी, लेकिन 1976 के संशोधन के बाद क्योंकि ये केंद्र का इसमें ज़्यादा कहा जाए कि महत्वपूर्ण भाग हो गया, रोल हो गया। केंद्र की जो केंद्रीय योजना के अंतर्गत ही समस्त देश के लिए जो एक कहा जाए कि एकीकृत शिक्षा योजना क्रियान्वित की जा रही है और इसी के अंतर्गत जो बहुत सी योजनाएं जो केंद्र द्वारा लागू की गई हैं शिक्षा विभाग के लिए, शिक्षा के लिए, उनको केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं कहा जाता है या इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं ऐसी योजनाएं हैं जो कि राज्यों द्वारा संचालित की जाती हैं, लेकिन इनका जो वित्त पोषण है वो केंद्र के माध्यम से किया जाता है और इस प्रकार की जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं वो कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, जिसमें महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि गुणवत्तापूर्ण विद्यालय के साथ साथ शिक्षा को हर कहा जाए कि शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना, शिक्षा की पहुंच को लोगों तक पहुंचाना, ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके अलावा वंचित समूह और जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं उनको समावेशित करते हुए साम्यता को बढ़ावा देना और साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार लाना, इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर केंद्र प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो अगर हम बात करें कि कौन सी केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें अभी मैंने कहा कि समग्र शिक्षा योजना है जिसके अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, पढ़े भारत बड़े भारत,
स्कूलों में पुस्तकालय, खेलों और इत्यादि को बढ़ावा देना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं जो समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत लागू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इस मॉड्यूल में हमें विभिन्न ऐसे मॉडल भी दिए गए हैं जो कि राज्य स्तर पे संचालित बहुत सी योजनाएं हैं या मॉडल हैं जो कि शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने की दिशा में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसे कि हमें झारखंड राज्य की योजना के बारे में बताया गया है, इसी विद्या वाहिनी जिसका नाम है, इसी तरीके से दूसरे राज्यों के द्वारा भी कौन से बहुत अच्छे मॉडल विकसित किए गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वो हमें इस मॉड्यूल में रखे गए हैं जो कि हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है और हमें मार्गदर्शन भी हमारा करते हैं। इस मॉड्यूल में कोविड-19 की स्थितियों को कैसे सामना करना है और उससे क्या बचाव के उपाय के साथ विद्यालयों को संचालित किया जा सकता है, इस संदर्भ में भी बात कही गई है। साथ ही में इस मॉड्यूल में मिड डे मील की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए मिड डे मील के अंतर्गत कौन से नए तरीके हैं जो कि इस योजना को और भी महत्वपूर्ण बना सकते हैं भविष्य में। तो ये कुछ नई योजनाओं के बारे में इस मॉड्यूल में हमें बहुत ही अच्छे से बताया गया है। तो इस प्रकार से ये पूरा मॉड्यूल एक सही दिशा में आगे बढ़ते हुए जो मैंने उद्देश्य बताए हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति करने में आगे बढ़ता है। जी सर। श्रद्धा जी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में बात कर रही थी, तो यहाँ पर पूर्व प्राथमिक कक्षा से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा में समान अवसर प्रदान करने हेतु तथा स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार के लक्ष्य के साथ 2018-19 में समग्र शिक्षा का शुभारंभ किया गया है। इस बहुत ही व्यापक कार्यक्रम समग्र शिक्षा के बारे में शिवा जी आपसे आग्रह है कि पूरे तरीके से अर्थात इनके उद्देश्य, विशेषताओं इत्यादि पर कृपया आप प्रकाश डालिए। सन 2018-19 में ये समग्र शिक्षा का शुभारंभ किया गया था। इसने MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो शिक्षा मंत्रालय है अभी, उन्हीं ने इसका शुभारंभ किया था। तो इस योजना में स्कूली शिक्षा के समान अवसरों को प्रदान करना और स्कूल की गुणवत्ता में सुधार के लक्ष्य से पूर्व प्राथमिक कक्षा से 12वीं तक की कक्षा को शामिल किया गया था। यह सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA जिसे शॉर्ट में कहा जा सकता है और राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान यानी RMSA और शिक्षक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन, इन 3 पूर्ववर्ती योजनाओं को एकीकृत किया गया है। तो इन तीनों को एकीकृत करके बनाया गया है। तो इस जो योजना का जो उद्देश्य है वो 2030 तक शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य को पूर्वी स्कूल से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण योजना है। तो इस योजना के जो उद्देश्य इसमें मॉड्यूल में बताए गए हैं वो उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान और छात्रों के सीखने के प्रतिफलों में वृद्धि। फिर दूसरा स्कूली शिक्षा में जो सामाजिक और लैंगिक अंतर है उसको पाटना। फिर तीसरा है स्कूली शिक्षा में इक्विटी और समावेश को सुनिश्चित करना। जैसे कि हम अभी देख ही रहे कि हमारे निष्ठा के बहुत सारे मॉड्यूल में इन्हीं सब जो विषयों पर हम काफी पहले विस्तृत चर्चा कर चुके हैं और इसके उद्देश्य जो है उसी में शामिल है स्कूली प्रावधानों में न्यूनतम मानकों से उसको सुनिश्चित करना, स्कूली प्रावधान को। साथ ही वोकेशनलाइजेशन जैसे जिसे कहते हैं शिक्षा का व्यवसायीकरण, इसको भी बढ़ावा देना। फिर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यानी RTE 2009 में जो अधिनियम लागू किया गया था उसके लिए शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए राज्यों का समर्थन करना तथा इसका जो लास्ट उद्देश्य है वो है शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में SCRT या राज्य शिक्षा संस्थान और डाइट का सुदृढ़ीकरण करके उनका उन्नयन करना। ये जो योजना है इसमें जिसके उद्देश्य हमने अभी जाने, तो इसकी जो विशेषताएं हैं और हम थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी हासिल करें कि इसकी जो विशेषताएं हैं वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक के स्कूलों का विस्तार करना तथा उनका उन्नयन करना ताकि गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वो हर प्रत्येक बच्चे प्रत्येक स्कूल के पास पहुंचे, वो मतलब उसकी सार्वभौमिक पहुंच हो। दूसरा जो स्कूलों के जो निर्धारित मापदंड है उनके अनुरूप जो है उसका पर्याप्त बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किया जाए ताकि शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में
सुधार के लिए एससीईआरटी और डाइट जैसे शिक्षण संस्थान को मजबूत करना। फिर तीसरी इसकी विशेषता है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड और डीटीएच चैनलों के माध्यम से शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उन्नत उपयोग करना, क्योंकि आज के समय में तो ये बहुत ही ज़्यादा डिजिटल जो साधन है उनका उपयोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। फिर आरटी अधिनियम के प्रावधानों में के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन करना, साथ ही जो दुर्गम क्षेत्र है जहाँ शिक्षा मतलब पहुँच बच्चों की बहुत मुश्किल हो पाती है या वहाँ स्कूल्स अवेलेबल जहाँ नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ पर आवासीय विद्यालय और छात्रावास स्थापित करना। फिर शैक्षिक रूप से पिछले ब्लॉक, इकोनॉमिकली बैकवर्ड ब्लॉक जो हैं, वामपंथी प्रभावित क्षेत्र हैं, विशेष फोकस जिले हैं, सीमावर्ती क्षेत्र हैं और नीति आयोग ने लगभग 117 जो आकांक्षात्मक जिलों का जो चिन्हित किया है उन्होंने, उनमें प्राथमिकता के साथ संतुलित शैक्षिक विकास को बढ़ावा देना, ये सब इसकी विशेषता है। केंद्र प्रायोजित एक बहुत ही व्यापक कार्यक्रम समग्र शिक्षा के बारे में हम विस्तार से बात कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस क्रम में, और पढ़े भारत बढ़े भारत का एक महत्वपूर्ण संचालन है पूर्व विद्यालयी शिक्षा, तथा पूर्व विद्यालयी शिक्षा को समग्र शिक्षा में भी एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। तो श्रद्धा जी, कृपया समग्र शिक्षा के इस महत्वपूर्ण घटक तथा अन्य समस्त घटकों के बारे में कृपया आप थोड़ी चर्चा को विस्तार दीजिए। जी सर, समग्र शिक्षा योजना के तहत जैसे एक घटक आपने अभी बताया कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है वो वाकई में समग्र शिक्षा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण घटक है। और ये कहा जाए कि बच्चे का प्राथमिक स्कूल में पहुंचने से पहले उसकी एक कहा जाए कि उसका नींव मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, और ये कार्य हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा किया जाता है। तो समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो आपकी समग्र शिक्षा जो है वो राज्य की इस मामले में सहायता करती है कि आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना करना, आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए जो बच्चों के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए, और खासकर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनका उन्मुखीकरण करना, ये सारी चीजें इस घटक के अंतर्गत समाहित है। साथ ही इस लेवल पे जो बच्चा होता है, जो बच्चा होगा वो आपका 4 से 6 वर्ष की आयु का होता है, और ये जो पाठ्यक्रम है वो 2 वर्ष का रखा गया है, जो कि पूर्व प्राथमिक पाठ्यक्रम जिसे मैं कह रही हूँ। तो इसके अंतर्गत बच्चों को गणित की संख्याओं का ज्ञान कराना, उनकी भाषाई क्षमता को बढ़ाना और साथ ही उन्हें साक्षर करने की दिशा में कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार जो योजना है उसके लिए जो समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो आपका इसमें अनुदान स्वीकृत किया गया है वो है प्रति स्कूल 3 लाख रुपए। प्रति स्कूल 3 लाख रुपए का अनुदान पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रदाय किया जाता है। ये तो बात मैंने की पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में। अब कुछ इसके और घटकों के नाम मैं बताना चाहूंगी जो कि समग्र शिक्षा योजना के महत्वपूर्ण घटक हैं, जैसे कि खेले इंडिया, खेले इंडिया, यानी खेलों को महत्व को बताने के संदर्भ में ये घटक एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। साथ ही मिश्रित ई विद्यालय अनुदान जो कि सभी स्कूलों को प्रदान किया जाता है। केजीबीबी यानी आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, शगुन पोर्टल है, विद्यालय की सुरक्षा है, रंगोत्सव जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पहल है, विद्यालय आधारित आकलन है, यूथ क्लब और इको क्लब जो कि पर्यावरण से संबंधित और हमारे युवा विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है समग्र शिक्षा की। साथ ही स्कूलों को एक यूडाइस प्रदान करना, प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक और पुस्तकालय अनुदान। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं जो मैंने आपके समक्ष रखे। जी समग्र शिक्षा के लगभग सारे घटकों की चर्चा माननीय श्रद्धा जी ने की। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और पढ़े भारत बढ़े भारत तथा खेले भारत खिले भारत जैसे पहल को सुदृढ़ करने के लिए समग्र शिक्षा किस प्रकार की मदद करता है, कैसे सहयोग देता है, क्या अनुदान देता है, इसके बारे में हम अब शिवा जी से जानते हैं।
जी, पहले तो मैं पढ़े भारत, बड़े भारत के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2017 से पता चला है कि किताबें पढ़ने से बच्चों की उपलब्धि में सुधार होता है। तो ये सब हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर बच्चे पढ़ने में प्रारंभिक शिक्षा, अगर उस समय अगर बच्चे पढ़ने में रुचि लेते हैं और अगर अच्छे से पढ़ पाते हैं, तो आगे तक उनके शिक्षण जो है वो प्रक्रिया बहुत अच्छी चलती है, वो पढ़ने में काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। और अगर वो प्रारंभिक जो शिक्षा के समय वो अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, तो आगे भी उनको दिक्कत जाती है। तो ये कई बार अनुभव से टीचर्स ने भी और स्कूलों ने और सभी ने ये फ़ील किया है। तो ये जो पढ़े भारत, बड़े भारत योजना है, ये इसमें जो पुस्तकालय के महत्व को बताया गया है। पुस्तकालय का जो सुदृढ़ीकरण इसी योजना के दौरान किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों में पढ़ने की आदतें पोषित हो। तो ये केंद्र प्रायोजित योजना है, जो 2018-19 के अंतर्गत सरकारी स्कूलों के लिए पुस्तकालय अनुदान के माध्यम से पुस्तकों का इसमें प्रावधान है। तो इसमें प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 5,000 रुपए से 20,000 रुपए तक पुस्तकालय अनुदान प्रदान किया जाता है, तथा साथ ही इसमें जो स्तर है विद्यालय का और उसके जो प्रकार है, उसके अनुसार ये भिन्न हो सकता है। प्रारंभिक कक्षा से लेके उच्चतर माध्यमिक स्तर तक पढ़ने की प्रक्रिया को निरंतर अभ्यास और विकास और परिशोधन की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए ज़रूरी है कि समय-समय पर पुस्तकें, बाल पत्रिकाएँ हैं और अन्य पत्रिकाएँ हैं, जर्नल्स हैं और दूसरी पठन सामग्री जो है वो वहाँ के पुस्तकालय में अगर रखी जाए तो उसका उन्नयन होगा और उससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित होंगे। इसलिए ये योजना लागू की गई है। अब दूसरी अगर हम योजना की बात करें कि खेले भारत और खिले भारत। तो इस योजना के अंतर्गत जैसे हम देखते हैं कि खेल बच्चों के जीवन में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें खेलों के महत्व को पहचानते हुए, चूँकि हम जानते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी की शारीरिक, भावात्मक और सामाजिक और संज्ञानात्मक पहलुओं का विकास के साथ-साथ खेलों से सामाजिक कौशल जैसे टीम भावना, सहयोग, आपसी सम्मान, सामाजिक व्यवहार, ये सब जो है ये बच्चों में डेवलप होता है, ये सब आदतें उनमें डेवलप होती है, जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। एक सामाजिक प्राणी होने के हिसाब से भी और एक अच्छा नागरिक होने के हिसाब से भी ये सब कौशल और ये सब व्यवहार बच्चों में होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसमें इंडोर और आउटडोर खेल के लिए कुछ ऐसे सस्ते उपकरण हैं जो स्कूल में अवेलेबल हो, इसके लिए जो अनुदान दिया जाता है, उसमें प्राथमिक विद्यालयों के लिए 5,000 रुपए का आर्थिक अनुदान का प्रावधान है। फिर उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 10,000 रुपए का और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 25,000 तक समग्र शिक्षा के अंतर्गत ये अनुदान प्रदान किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में शिवा जी चर्चा कर रही थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और श्रद्धा जी से जानते हैं कि समावेशी शिक्षा केजीबीवी अर्थात कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा रक्षा संबंधी पहल को सुदृढ़ करने में समग्र शिक्षा की क्या भूमिका होती है, उनका क्या सहयोग या अनुदान वगैरह होता है। जी सर, सबसे पहले मैं समावेशी शिक्षा की दिशा में कौन सी महत्वपूर्ण पहलें हुई हैं उसके बारे में बताना चाहूंगी। समग्र शिक्षा जो है वो CWSN के लिए तो है ही, लेकिन समस्त बच्चों की शिक्षा पर जोर देती है। यानी सभी प्रकार के बच्चे, चाहे वो सामान्य बच्चे हों या CWSN, सभी के लिए विशेष रूप से सहयोग करने और उनको आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शित करती है। अब जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाई में आगे रखने के लिए, या कहा जाए उनको समान अवसर प्रदान करने के लिए, उन्हें जो सामग्रियों की आवश्यकता हो सकती है, चाहे वो आपकी ब्रेल सामग्री हो या बड़े अक्षरों वाली पुस्तकें हों या अन्य अनुदेशनात्मक सामग्रियां हो सकती हैं, सहायक युक्ति और उपकरण हो सकते हैं, वो सब चीजें इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही CWSN जो बच्चों के लिए एक सामाजिक प्रकृति है या अवधारणा जो लोगों के मन में है और जो दृष्टिकोण वो रखते हैं, उसके प्रति उनमें सकारात्मक जागरूकता पैदा करने की दिशा में भी उन्नयन प्रोग्राम आयोजित करना, जिससे समाज में इन ऐसे बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी मानसिकता और सकारात्मक विचार उत्पन्न हो, दृष्टिकोण उत्पन्न हो, इसके लिए भी कार्यक्रम आयोजित करना समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही
पाठ्यक्रम के अनुकूल शिक्षकों को बनाने के लिए उनका भी उन्मुखीकरण प्रोग्राम रखे जाते हैं, ताकि हमारे शिक्षक और अध्यापक भी ऐसे बच्चों के साथ अध्यापन कार्य को करने में सहज महसूस हो और उचित तरीकों द्वारा बच्चों को पढ़ाई की दिशा में आगे कर सके। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनको आरटी के तहत योजना का लाभ दिया जाता है, जो कि सभी बच्चों के लिए ही है। और जो विशेष अनुदान दिया जाता है वो ये है कि 1 से 12 तक, यानी पहली से 12वीं तक की सभी CWSN जो लड़कियां होती हैं, उनको 200 रुपए प्रति माह का अनुदान इस योजना के अंतर्गत दिया जाता है। और प्रत्येक लड़की या के लिए 3000 से 3500 तक का प्रति वर्ष का अनुदान भी दिया जाता है। तो इस प्रकार से समावेशी शिक्षा को बढ़ाने की दिशा में कार्य होता है। साथ ही अगला जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, वो भी एक प्रकार से बालिकाओं के शिक्षा की को उन्नत करने की दिशा में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे बहुत से दूरस्थ इलाके हैं, पिछड़े इलाके हैं, जहां बच्चों को खासकर लड़कियों को पढ़ना जाने के लिए बहुत ही असुविधा महसूस होती है। तो इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो कि आवासीय विद्यालय होते हैं, उनकी स्थापना की गई है, जहां पर लड़कियां खासकर जो विशेष वर्गों से आती हैं, जैसे कि SC, ST, OBC या अन्य जो BPL धारक लड़कियां हैं, वो वहां रह करके आवासीय योजना के तहत अपनी पढ़ाई को आसानी से जारी रख सकती हैं। और इस योजना को पहले माध्यमिक स्तर तक रखा गया था, लेकिन अब बढ़ाकर इसको 12वीं तक, यानी 6 क्लास से 12 क्लास तक के लिए कर दिया गया है। साथ ही अब मैं बताना चाहूंगी कि इसका अनुदान क्या है। तो ये जो अनुदान प्रदान किया जा रहा है वो विद्यालय के स्तर के अनुसार है, अर्थात वो विद्यालय अगर 6 to 8 बालिकाओं के लिए बनाया गया है तो उसको प्रतिवर्ष 60 लाख का अनुदान प्रदान किया जाता है। अगर वो 6 to 10 तक के लिए है तो वहां पर 80 लाख रुपए प्रतिवर्ष। और यदि वो 6 से 12 तक, यानी पूरा माध्यमिक से उच्च माध्यमिक तक स्तर तक की बालिकाओं के लिए वो छात्रावास है, तो उसके लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अगर वो 9 से 12 तक है तो उसके लिए 25 लाख रुपए। तो इस तरीके से ये अलग अलग अनुदान प्रदान किए जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण अनुदान है जिसके बारे में जरूर बताना चाहूंगी, जो कि है आत्मरक्षा प्रशिक्षण अनुदान, जो कि आज हमारी बच्चियों को एक कहा जाए कि एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ाता है। कई बार हमारे बच्चे, लड़कियां विशेषकर विद्यालयों में जो कहा जाए कि ऐसे स्थितियों से गुजरती हैं कई बार कि वो स्कूल भी छोड़ देती हैं और समाज के डर से या भय से स्कूल जाना पसंद नहीं करती हैं। तो ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण जब उनको प्रदान किया जाता है तो उनमें बहुत ही उसको सीखकर बहुत ही उनका आत्मबल भी बढ़ जाता है और वो इस तरह की अप्रत्याशित स्थितियां जो निर्मित हो सकती हैं उनके लिए भी तैयार हो पाती हैं। तो आत्मरक्षा प्रशिक्षण के संदर्भ में अनुदान विद्यालयों को जो प्रदान किया जाता है वो है 3000 रुपए प्रति माह, और ये 3 महीने तक दिया जाता है। हर मतलब मेरा कहने का मतलब हुआ 3000 रुपए प्रति माह 3 महीने तक। तो इस तरीके से लड़कियों को प्रशिक्षित किया जाता है और ये खासकर 6 to 12 के लड़कियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। जी सर। मॉड्यूल 14 की विषय वस्तु विद्यालयी शिक्षा में नई पहल के अंतर्गत अभी तक हमने कई सारी पहलों पर चर्चा की। हमने चर्चा की पढ़े भारत बढ़े भारत, खेले भारत खिले भारत, समावेशी शिक्षा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, रक्षा संबंधी पहल। तो इसी पहल में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम एक नई पहल विद्यालय सुरक्षा की। लेकिन जब भी हम विद्यालय सुरक्षा की बात करते हैं तो कई बार इसमें हमारा आशय संरचनागत और भौतिक सुरक्षा तक सीमित कर एक संकुचित दृष्टिकोण इस मुद्दे पर अपनाया जाता है। तो शिवा जी, इस मुद्दे पर समग्र शिक्षा का रुख तथा सहयोग के बारे में कृपया आप हमें बताइए।
आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं ये बताऊँगी कि पिछले प्रश्न में मैं मिश्रित विद्यालय अनुदान के बारे में बताना भूल गई थी। तो पहले मैं वो बता दूँ कि पहले अलग-अलग मद में अलग-अलग अनुदान आया करता था, जैसे मरम्मत के लिए आकस्मिक निधि और इंटरनेट वगैरह इन सब के लिए अलग अनुदान आया करता था। पर आजकल विगत शायद 2 वर्षों से मेरे जहाँ तक ख़्याल है मिश्रित विद्यालय अनुदान आना शुरू हो गया है, जिसमें बिजली का शुल्क, इंटरनेट, पानी, मरम्मत, शिक्षक सहायक सामग्री, खेल उपकरण, ये सबको मिलाकर मिश्रित रूप से अनुदान आता है। तो ये जो है ये इसका नामांकन जो स्कूल में बच्चों का है, उसके आधार पे ये अनुदान निर्धारित किया गया है। जैसे 100 जो विद्यार्थी वाले नामांकन वाली जो स्कूल है, उनके लिए 25,000 रुपए, 250 विद्यार्थी वाले नामांकन के लिए 50,000 रुपए और जो 1,000 तक के नामांकन वालों के लिए 75,000 और इससे आगे के लिए मतलब 1,000 से अधिक के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान है। अब बात करते हैं आपके प्रश्न की विद्यालय सुरक्षा जैसा कि आपने कहा कि हाँ, संरचनागत और भौतिक सुरक्षा तक ही ये सीमित रह गया है, लेकिन वास्तव में एक जब स्कूल का माहौल ऐसा हो जहाँ पर बच्चा निर्भय होके पढ़ रहा हो, जहाँ उसे पूरी तरीके से सुरक्षित माहौल मिल रहा हो, तो वहाँ उसका जो पढ़ना है आनंददायी और रुचि पूर्वक वातावरण जिसके हम बारे में हम बात करते हैं, तो साथ ही भय मुक्त वातावरण। तो ये जो है इस विद्यालय सुरक्षा के अंतर्गत ये पॉइंट आते हैं। तो ये सुरक्षा में केवल शारीरिक दंड ही नहीं शारीरिक हिंसाएँ यानी यौन संबंधी भी हो सकती है, फिर मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक हिंसा, इन सब को अगर मिक्स किया जाए तो ये सब सुरक्षा बच्चे को देना बहुत अनिवार्य है। तो इस सुरक्षा में अगर हम आदर्श स्थिति की बात करें तो हर विद्यालय में काउंसलर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। लेकिन चूँकि हम देख रहे हैं हमारे देश की ऐसी स्थिति है कि प्रशिक्षित काउंसलरों की बहुत ज़्यादा कमी है, तो ये वर्तमान में ये चीज़ संभव नहीं है। तो विद्यालय के अंदर ही अगर हम पहले चरण में ही काउंसलर के रूप में अगर जो शिक्षक अगर उस रूप में कार्य करें और उनको अगर संवेदनशील बनाया जाए, तो ये बहुत ही बेहतर होगा। ताकि वो विद्यार्थियों की ओर से अगर कोई भी उनको संकेत मिलता है या कुछ ऐसा समझ में आता है कि बच्चा कुछ परेशान है, कुछ उसका व्यवहार चेंज हो रहा है, तो वो उसके लिए उसके साथ संलग्न होने के लिए स्वयं को उन्मुख कर सकते हैं। तो इसीलिए एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को परामर्श, पॉक्सो अधिनियम, जेजे अधिनियम, विद्यालय सुरक्षा दिशा निर्देश हेल्पलाइन और आपातकालीन नंबर शिकायतों के लिए शिकायत या सुझाव पेटिका आदि का प्रावधान की ओर उनको उन्मुख किया जा रहा है। तो इस उद्देश्य से कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में 1,000 रुपए प्रति शिक्षक प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा प्रत्येक विद्यालय को एक सुरक्षा बोर्ड भी बनाना है जिसमें कि हेल्पलाइन सभी और आपातकालीन नंबर उसमें इंक्लूड हो और व्यक्तियों से संपर्क प्रदर्शित हो सके। इसके लिए भी अलग से 500 रुपए प्रति विद्यालय दिया जा रहा है। आप दोनों ही विशेषज्ञों से अभी तक की हुई व्यापक चर्चा में हमने जाना कि समग्र शिक्षा में बच्चों के चहुमुखी विकास हेतु आवश्यक प्रत्येक पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। तो श्रद्धा जी, कृपया आप हमें बताइए कि समग्र शिक्षा के तहत सांस्कृतिक और पर्यावरण संबंधी किस प्रकार की पहल की गई है? सांस्कृतिक जो पहल है उसका नाम है रंगोत्सव। जैसे इसका नाम ही स्पष्ट है, रंगों का उत्सव, और ये रंग हमारे देश की विविधता के रंग हैं। हमारा देश इस विविध रंगों से परिपूर्ण है। तो हमारे जो युवा शिक्षार्थी हैं उनको हमारे देश की विविधताओं से परिचय कराना, हमारे देश की संस्कृति से परिचय कराना, ये बहुत आवश्यक है। और इस दिशा में ये जो रंगोत्सव है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस रंगोत्सव के माध्यम से हमारे युवा विद्यार्थियों को विभिन्न अपनी जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। साथ ही हमारे शिक्षक हैं या कहा जाए कि जो छात्र हैं और अन्य कोई भी कर्मचारी, वो अपनी अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए रंगोत्सव उन्हें एक मंच प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार हमारे देश के रीति रिवाजों, संस्कृति, वेशभूषा, विभिन्नताओं, इन सब का भी परिचय इस रंगोत्सव के माध्यम से होता है, जो कि बच्चों के लिए एक जीवंत वातावरण होता है। कक्षा का एक वातावरण या स्कूल का एक वातावरण सजीव हो उठता है इन कलाओं के प्रदर्शन के माध्यम से। साथ ही
इन कलाओं के माध्यम से भले वो रंगोत्सव के अलावा भी इन कलाओं का यदि उपयोग किया जाता है, तो एक विद्यालयी शिक्षा जो होती है बहुत ही रुचिकर और बहुत ही सहज बन सकती है। अब बात मैं करती हूँ कि एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं बताना चाहूँगी कि इन रंगोत्सव के माध्यम से या सांस्कृतिक उत्सव के माध्यम से बच्चों में राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करने में भी सहायता मिलती है, जो कि हमारे श्रेष्ठ एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा है। तो इस चीज को व्यक्त करने में भी ये रंगोत्सव बहुत कामयाब हो सकता है। अब बात करते हैं यूथ एवं इको क्लब की, जैसे कि नाम ही है इसका, एक ये हमारी एक पर्यावरण संबंधी पहल है जो कि युवाओं के लिए, युवा शिक्षार्थियों के लिए बहुत अच्छी योजना है। इसमें जो हमारा बच्चा पर्यावरण के समीप आता है, पर्यावरण से जुड़ता है और कहा जाए कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को महसूस कर पाता है। एक आत्मविश्वास उसमें आता है भय मुक्त वातावरण में जीने के लिए। और जब वो पर्यावरण के समीप रह के बहुत कुछ सीखता है, तो निश्चित रूप से वो उस सीख को अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने समुदाय तक भी ले जाने का कार्य करता है। तो इस दिशा में इको क्लब या यूथ क्लब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों पहलें यानी सांस्कृतिक पहल जो कि रंगोत्सव के माध्यम से और पर्यावरणीय पहल जो कि इको क्लब या यूथ क्लब के माध्यम से समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित की जाती है, निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है। समग्र शिक्षा के कई प्रावधानों पर हमने बहुत ही विस्तार से सरस तरीके से चर्चा की। अब अगर बात करें CWSN अर्थात चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में, तो शीबा जी, इन बच्चों की शालाओं तक पहुंच सुगम हो सके इस हेतु और निशुल्क वर्दी, पाठ्य पुस्तक हेतु समग्र शिक्षा में किस प्रकार के प्रावधान है? तो मेरे इस एक प्रश्न में 3 प्रश्न हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को संदर्भ में शालाओं तक उनकी पहुंच सुगम हो सके, इसके लिए, निशुल्क वर्दी के लिए और पाठ्य पुस्तक के लिए हमें और सरलता से बताइए। जी, सबसे पहले हम बात करते हैं परिवहन और परिवहन सहायक। ये परिवहन सहायक यानी कि एस्कॉर्ट सुविधा। तो ये जो सुविधा है कक्षा 1 से 8 और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी CWSN इनके लिए ये सुविधा दी गई है। तो इसमें प्राथमिक स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी पहुँच जो है वो सुगम बन सके, इसका प्रयास किया गया है। तो कई ऐसी स्थितियाँ होती है जैसे सुदूर बस्ती में रहते हैं बच्चे या शहरी इलाकों में वहाँ जहाँ ज़मीन की उपलब्धता एक समस्या है, तो वहाँ वंचित समूह के बच्चे या CWSN वाले बच्चे जो हैं उनको स्कूल पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल होता है उनके लिए। या बहुत कम आबादी वाले पहाड़ी घने जंगल या रेगिस्तानी जो इलाके हैं इन सभी जो क्षेत्रों में है, इन खास तौर पे CWSN वाले जो बच्चे हैं उनको पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, तो उनके लिए परिवहन या परिवहन साथी या एस्कॉर्ट सुविधा की सहायता प्रदान की गई है। तो जिसमें ये ऐसा समग्र शिक्षा के अंतर्गत ये माना गया है कि बहुत छोटी बस्तियाँ जो है यानी दूर-दराज रेगिस्तानी आदिवासी क्षेत्रों में, जहाँ स्कूल खोलना व्यावहारिक नहीं है, वहाँ पर रहने वाले जो बच्चों की ज़रूरतें हैं, उनको संबोधित कर बच्चों की विद्यालय तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय की ओर से आने-जाने की मुफ्त परिवहन सुविधा या आवासीय विद्यालय सुविधा सुनिश्चित की जाती है। तो यहाँ पे दूरी, भौगोलिक परिस्थिति और प्रदान की जाने वाली परिवहन सुविधा के आधार पर प्रति वर्ष 6,000 रुपए प्रति बच्चे की औसत लागत के अनुसार वित्तीय प्रावधान है। अब हम दूसरी बात करें निःशुल्क वर्दी और पाठ्य पुस्तकों की, तो समग्र शिक्षा के अंतर्गत सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं तक के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और BPL परिवारों से संबंधित लड़कियाँ और बच्चों के वर्दी के लिए 2 जोड़ी जिसमें 600 रुपए प्रति बच्चे प्रति वर्ष आवंटित किया जाता है। ये जो स्कूल की जो वर्दी है उसका उद्देश्य ये होता है कि बच्चे जो स्कूल की सुविधाओं का जो सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं उन्हें स्कूल के प्रति अपनेपन का एहसास हो और उनको स्वामित्व की भावना को प्रेरित कर पाएँ उनके, इसके लिए ये प्रावधान किया गया है। फिर तीसरी बात है पाठ्य पुस्तकों की हम बात कर रहे हैं, तो पाठ्य पुस्तकों का जो उचित उपयोग है स्कूल में प्रदान की जाने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक प्रमुख संकेतक है।
तो सरकारी या स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के साथ ही मदरसों में भी सभी बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के लिए प्राथमिक स्तर पर प्रति वर्ष प्रति बच्चे 250 रुपए और उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रति बच्चे 400 रुपए प्रति वर्ष आवंटित किए जाते हैं। तो और इसके साथ ही जो शिक्षण के माध्यम में जिन राज्यों में भाषा व अंग्रेजी भाषा में आसानी से ट्रांजैक्शन हेतु जनजाति भाषाओं में सेतु की सामग्री के बतौर तैयार की गई जो आरंभिक पुस्तकें जिन्हें प्राइमर भी कहा जाता है, तो वो कक्षा 1 और 2 के लिए है, तो उसके लिए 200 रुपए प्रति बच्चे के साथ वो उपलब्ध होंगी। विद्यालयी शिक्षा में नई पहल के अंतर्गत हमने एक से एक उत्कृष्ट पहलों के बारे में जाना और हमने यह भी जाना कि शिक्षा के प्रत्येक स्टेक होल्डर, आप किसी की भी बात करें, आप बात करें सीआरसी की, आप बात करें एसएमसी की, एसएमसी मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, बात करें विद्यालय प्रमुख की, बात करें शिक्षकों की, तो इन सब की समग्र उन्नति हेतु समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत सराहनीय पहल की गई है। तो श्रद्धा जी, क्या इनके बारे में आप हमें बताएंगी? जी सर, जैसे कि सीआरसी हैं यानी क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, उनकी भी जिम्मेदारियां इस कहा जाए कि तय की गई हैं। जैसे कि एक सीआरसी को नियमित दौरे करना चाहिए, जो भी उनके अंतर्गत स्कूल आते हैं उनका निरीक्षण करना, दौरे करना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही शैक्षणिक मुद्दों और नीतियों पर जो स्कूलों से चर्चा करना और चर्चा के आधार पर या चर्चा के लिए मासिक बैठकों का आयोजन करना भी सीआरसी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 2 माह में कम से कम एक बार बैठक आयोजित की जाए और अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली जो भी शालाएं हैं उनसे शैक्षणिक मुद्दों से संबंधित, योजनाओं से संबंधित चर्चा की जाए और उस चर्चा को या जो भी रिपोर्ट तैयार की जाती है उस रिपोर्ट को भी आगे फॉरवर्ड करना उच्च कहा जाए कि निर्धारित प्रपत्र में एमएचआरडी तक, तो ये एक जिम्मेदारी होती है सीआरसी की जो कि निर्धारित की गई है। इसके अलावा जहां एसएमसी की हम बात करते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, तो उनके सदस्यों का प्रशिक्षण देना भी अनिवार्य है और इस कार्य के लिए सीआरसी को अधिकृत किया गया कि सीआरसी उनका प्रशिक्षण दे। और इस कार्य के लिए जो बैठकों का आयोजन किया जाएगा वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिथियों में किया जाता है और एक साल में 3 बार यानी कहा जाए कि तिमाही बैठकों का आयोजन किया जाता है, जिसकी तिथियों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है। तो इन बैठकों के माध्यम से जो विभिन्न गतिविधियों की जानकारी एसएमसी को देना, उनकी राय लेना और जो भी शैक्षणिक प्रक्रिया है उससे उनको अवगत कराना, उनका उन्मुखीकरण करना, ये सब चीजें बैठकों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जैसे मैंने भी कहा कि एक वर्ष में 4 बैठकें आयोजित होंगी और जो बैठकों के अंतर्गत जो भी निर्णय लिए जाएंगे उन निर्णयों के को उच्च शिक्षण संस्थान तक पहुंचाने का कार्य भी सीआरसी का होता है। अब इस कार्य के लिए भी जो अनुदान प्रदान किया जाता है वो प्रति वर्ष 3000 रुपए प्रति विद्यालय को के मानदंड प्रति विद्यालय 3000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ हमारे स्कूल हेड्स और टीचर्स के लिए भी प्रशिक्षण के लिए निष्ठा कार्यक्रम जो चल रहा है, हम सभी इससे अवगत हैं और इसको ले भी रहे हैं। तो ये हमारे स्कूल हेड और हम सभी टीचर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही संचालित हुई है। पहले ये ऑफलाइन किया गया है लेकिन कोरोना काल के कारण इसको ऑनलाइन किया गया और इसका लक्ष्य है लगभग 42 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। जो हमारी मूलभूत शिक्षण कहा जाए कि गतिविधियां हैं और जो हमारे उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने की दिशा में ये हमारा निष्ठा यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट यानी एक राष्ट्रीय पहल जो है वो लागू है और हम इससे लाभान्वित निश्चित तौर पर हो रहे हैं। और ये निष्ठा प्रशिक्षण के द्वारा हमारे जो बहुत से उद्देश्य पूरे हो रहे हैं जो जिनके बारे में हम निरंतर चर्चा भी करते जा रहे हैं। जी सर। निष्ठा के एक बहुत ही उत्कृष्ट पहल के बारे में श्रद्धा जी बात कर रही थी। आपको बताते हुए हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं कि इसी पहल के अंतर्गत आज जो ये कार्यक्रम आयोजित है जिसमें मॉड्यूल 14 की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, लगातार मॉड्यूल 1 से लेकर 13 तक की चर्चा
इस मंच द्वारा पूर्व में विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा की जा चुकी है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और शालाओं के आंकड़े, जवाबदेही और पुरस्कार के लिए विकसित जो यूडाइस है, यूडाइस मतलब यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑन स्कूल एजुकेशन, तथा पीजीआई मतलब परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सिस्टम, इनके बारे में शिवा जी थोड़ा हमें आपसे जानना है, तो कृपया इस बारे में बताइए। जो यू डाइस जो अभी प्रपत्र के रूप में भरा जाता है, उसके द्वारा देश के सभी स्कूलों का जो डेटा है, आंकड़ा एकत्रित किया जाता है। तो इन फ्यूचर उसमें ये योजना है कि ये जो है एप्लीकेशन, यू डाइस एप्लीकेशन के रूप में हो ऑनलाइन किया जाएगा। साथ ही धीरे-धीरे इसमें वास्तविक समकालिक आंकड़ा एकत्रित करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है आंकड़ा संग्रह करना, उसके अलावा भी इस एप्लीकेशन में कुछ विशेषताएँ होंगी जो कि जिसमें एक तो डेटा एनालिटिक्स और डेटा विजुअलाइज़ेशन द्वारा वाला जो एक डैशबोर्ड विकसित इसमें किया जाएगा। और इसमें जो बीते वर्ष है, पूर्व के जो वर्ष हैं, उसके रुझान का अध्ययन करने और वृद्धि की निगरानी करने के लिए फिर समय श्रृंखला आंकड़ा शामिल होगा। साथ ही प्रगति के प्रमुख प्रदर्शन संकेतों की सहायता से ये देखा जाएगा। फिर इसमें सिस्टम को जीआईएस मैपिंग से भी जोड़ा जाएगा और विद्यालय रिपोर्ट कार्ड भी इसी में बनाए जाएँगे। और एक और उसकी मुख्य विशेषता है कि आंकड़ा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल ऐप सहित तीसरे पक्ष द्वारा सत्यापन के लिए एक अलग से मॉड्यूल भी इसमें विकसित किया जाएगा। अब यूडाइस के बाद बात करते हैं हम पीजीआई की, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। ये जो पीजीआई है, इसमें विद्यालय में 70 संकेतक के प्रदर्शन के आधार पर राज्य और संघ राज्यों को ग्रेड तैयार करने के उद्देश्य से ये तैयार किया गया है। तो इसमें जो सूचकांक है, वो राज्यों के संघ और संघ राज्य देशों को ग्रेड प्रदान किया जाएगा। तो एक ओर से अगर देखा जाए तो इसमें एक से अधिक जो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र जो है, एक ही इस पे ग्रेड पे रहने की इनको सुविधा प्राप्त होगी और इसी तरीके से राज्य और संघ राज्य जो है उनको अंततः उच्चतम स्तर तक भी वो पहुंच जाएंगे। तो पीजीआई की जो कल्पना है वो एक ऐसे उपकरण के रूप में की गई है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की कुछ प्रथाएं, जैसे कि शिक्षकों की ऑनलाइन भर्ती हुई, स्थानांतरण और छात्रों और शिक्षकों की इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति, इन सबको अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। साथ ही जो पीजीआई में जो 70 संकेतक जिनकी मैं बात कर रही थी, उनको 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहली श्रेणी है प्रतिफल और दूसरी है शासन प्रक्रियाएँ। तो जो प्रतिफल है उसको भी 4 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला सीखने के प्रतिफल, दूसरा पहुँच के प्रतिफल, तीसरा बुनियादी संरचना और सुविधाएँ और चौथा इक्विटी प्रतिफल यानी साम्यता के। और जो दूसरी श्रेणी जिसकी बात कर रहे थे हम शासन प्रक्रियाएँ, उसमें जो उसके बारे में है कि उपस्थिति और शिक्षकों की पर्याप्तता, प्रशासनिक पर्याप्तता, प्रशिक्षण, जवाबदेही और पारदर्शिता, ये सब इसमें शामिल है। और ये जो पूरे जो 70 संकेतक जिनकी हम बात कर रहे थे, तो इसमें अधिकतम प्राप्तांक 1000 है, जिसमें हर प्रत्येक संकेतक को या तो 20 या 10 अंक दिए गए। चलिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस की हम लोग बात कर रहे थे, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा 18 जनवरी 2017 को एक पोर्टल का उद्घाटन किया गया था। श्रद्धा जी, आप समझ ही गई होंगी कि हम शगुन पोर्टल के बारे में बात कर रहे हैं। तो समग्र शिक्षा योजना के इस महत्वपूर्ण घटक के बारे में कृपया आप हमें बताइए। जी सर, शगुन पोर्टल जैसे कि अभी आपने बताया कि 18 जनवरी 2017 को अस्तित्व में आया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, और इसके अंतर्गत जो मॉड्यूल रखे गए हैं वो है आपके पहला नवाचार भंडार और दूसरा है ऑनलाइन निगरानी। जैसे नाम से स्पष्ट है, पहला है नवाचार भंडार। भंडार मतलब समूह कहा जाए कि जहाँ एकत्रीकरण होता हो। तो इस मॉड्यूल के अंतर्गत जो विभिन्न राज्य हैं या संघ राज्य हैं, उनके द्वारा विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार के नवाचार किए गए, किस प्रकार के मॉडल निर्मित किए गए, उनको यहाँ पर जगह दी गई है। और ये मॉडल या नवाचार जो हैं वो और लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं, और इनके द्वारा बृहद पैमाने पर कहा जाए कि
दूसरों तक ले जाने की एक क्षमता जो है वो डेवलप होती है कि जब व्यक्ति इन मॉडलों को देखता है, तो उसको अपने विद्यालय में भी लागू करने के लिए प्रोत्साहित होता है। इसके अलावा बहुत सी सकारात्मक कहानियाँ हैं और बहुत कुछ है इस मॉडल के अंतर्गत या नवाचार जो भंडार की मैं बात कर रही हूँ। और ये नवाचार भंडार के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की केस स्टडी हो सकती है या कुछ वीडियो हो सकते हैं, चित्र हो सकते हैं, जो कि नवाचारी गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं। तो इस मॉड्यूल के अंतर्गत ऐसी चीज़ों को रखा गया है और उसको अन्य शिक्षकों तक और अन्य संस्थाओं तक पहुँचाने का कार्य किया जाता है, अर्थात व्यक्ति इस मॉड्यूल के माध्यम से बहुत कुछ सीखने की दिशा में बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ है ऑनलाइन निगरानी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है निगरानी करना कहा जाए कि जाँच करना, पड़ताल करना या निगरानी करने का आप मतलब समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन निगरानी की जाती है इस मॉड्यूल के माध्यम से, वो स्कूल का जो प्रबंधन है, चाहे वित्त प्रबंधन हो रहा हो या फिर शैक्षिक प्रबंधन है, उसकी निगरानी की जाती है। विभिन्न ग्राफिक्स के मदद से उसको प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि बच्चों का जो नामांकन है, उसमें कमी आ रही है या बढ़ोतरी हो रही है। स्कूलों में कितना नामांकन हो रहा है, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल हो। इसी के साथ-साथ शिक्षकों की वेतन इत्यादि की निगरानी या उसकी तुलना करना, सीखने के परिणामों पर कितना खर्च किया जा रहा है। तो ये तमाम मुद्दे रहते हैं जिनकी निगरानी इस ऑनलाइन निगरानी मॉड्यूल के अंतर्गत की जाती है। तो यह जो मैंने आपको 2 शगुन पोर्टल के अंतर्गत बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मॉड्यूल बताए गए हैं। जी सर। समग्र शिक्षा को लागू करते समय शिवा जी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के उत्कृष्ट प्रयोगों को भी देखा गया है। तो ऐसे कुछ प्रयोगों की चर्चा आप करना चाहेंगी? जी, ये जो उत्कृष्ट प्रयोगों की आप बात कर रहे हैं, तो उनमें से एक जो प्रयोग है, वो जो झारखंड में लागू किया गया है, जिसे कहा गया है ई-विद्या वाहिनी। तो ये झारखंड में विकसित एक एकीकृत एमआईएस मंच है। ये स्कूल शिक्षा विभाग झारखंड में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, आईटी विभाग, ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और स्कूल लैब और एक निगरानी ऐप, वेब पोर्टल और डैशबोर्ड, इनका एकीकृत सहयोगात्मक प्रयास है। तो इसमें व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों, छात्रों और स्कूल की जानकारी जो है वो शामिल रहती है। साथ ही इसमें जो आवेदन है वो ऑनलाइन भी और ऑफलाइन दोनों ही मोड पे काम करता है। इसके तहत स्कूलों और छात्रों की जो उचित निगरानी के लिए अलग-अलग निरीक्षण मॉड्यूल भी बनाए गए हैं। और बीआरपी, सीआरपी द्वारा लगातार स्कूल की दिन-प्रतिदिन वो निगरानी करते हैं। इससे स्कूल की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। तो इस पहल का जो प्रमुख प्रभाव है कि वे झारखंड के सभी स्कूलों को जोड़ता है और इसमें जो लाइव जो स्कूल निरीक्षण का जो डेटा उस पे नज़र रखी जाती है, तो इससे जो जवाबदेही है लोगों की सीखने के प्रतिफल भी लगातार देखते रहते हैं, ज्ञान सेतु पे क्या क्रियान्वयन है, उस पे भी नज़र रखते हैं, तो ये जवाबदेही बहुत बढ़ गई है। इसके अलावा अगर बात करें राज्य की जो उत्कृष्ट पहल है, उसमें छत्तीसगढ़ की हम बात करें जिसमें छत्तीसगढ़ ने सरकार ने वहाँ के स्कूल शिक्षा विभाग ने छात्रों के बड़े हित में एक पढ़ाई त्योहार द्वार यानी ई प्लेटफ़ॉर्म की सुविधा शुरू की है। तो इससे अब छात्र जो है ई प्लेटफ़ॉर्म पे अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस पोर्टल का उपयोग जो है लॉकडाउन अवधि के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार के लिए किया जाएगा। तो निश्चित ही वो इस वक़्त भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण ये रोल अदा कर रहा होगा बच्चों की पढ़ाई के लिए। इस ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से शिक्षकों और बच्चों के वीडियो, व्याख्यान और सिमुलेशन, एनिमेशन, वर्कशीट, पॉडकास्ट आदि सभी के रूप में शिक्षण सामग्री प्रदान की जाती है और छात्रों को ऑनलाइन इंटरेक्टिव कक्षाओं के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जोड़ा जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि कितनी अच्छी-अच्छी नई पहलें आ चुकी हैं और भी कई राज्यों में हो सकता है इस क्षेत्र में काम चल रहा हो जो नज़दीक ही हो सकता है हमारे सामने ये बातें आएँ कि और कौन-कौन से नए पहल की जा रही है विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा। निष्ठा के ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल 14 पर बड़े ही विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए हमने विद्यालय शिक्षा में लगभग समस्त नई पहलों के बारे में जानकारियां इकट्ठी कर ली हैं। अब हम अंतिम चरण पे हैं
तो यहाँ पर एक बहुत ही लोकप्रिय योजना उसकी चर्चा भी किया जाना उचित होगा। ये जो लोकप्रिय योजना है उसका नाम है मिड डे मील। तो इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित जो भी नए तरीके हैं उसके बारे में श्रद्धा जी कृपया आप हमें कुछ बताइए। जी सर। पहले मिड डे मील योजना केवल प्राथमिक बच्चों के लिए थी, लेकिन बाद में इसको, जैसा कि आप जानते हैं कि 2008-9 में इसको उच्च प्राथमिक स्तर तक बढ़ा दिया गया और वास्तव में उसी समय से इसका नाम मिड डे मील स्कीम या रखा गया है। तो मिड डे मील स्कीम जो है बच्चों में पोषण की गुणवत्ता को बढ़ाने की दृष्टिकोण से, बच्चों में जो भूख लगने की जो जिसके कारण स्कूल भी कई बार वो नहीं आते थे, तो उस समस्या को हल करना महत्वपूर्ण इसके उद्देश्य थे कि मिड डे मील योजना काफी सफल रही हमारी। अब मिड डे मील योजना के तहत कुछ नए तरीके या प्रावधान लागू किए गए हैं समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत, जो निश्चित तौर पर इस योजना को और भी बहुत अच्छा स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि पहली योजना है जो है वो है विद्यालय पोषण उद्यान की स्थापना। जैसे कि जहाँ भोजन बनता है, यानी जिस भी विद्यालय प्रांगण में बन रहा है, उसी विद्यालय में यदि बच्चों के लिए मिड डे मील के लिए आवश्यक जो सब्जियां हैं, फल हैं, जड़ी बूटियां हैं, इनकी खेती करना, इनको वहीं पर उगाना और इनका उपयोग केवल मिड डे मील के लिए ही किया जाना। इससे बच्चों को ताजी सब्जियां और गुणवत्तापूर्ण सब्जियों की प्राप्ति होती है। साथ ही बच्चों की स्वयं की भागीदारी भी सम्मिलित होती है। तो इस तरीके से योजना सफल हो सकती है। और इसके अलावा जहाँ पर जगह नहीं है यदि सब्जियों को उगाने की, तो वहाँ पे गमलों का उपयोग करके, बर्तनों का उपयोग करके, प्लास्टिक का उपयोग करके ये कार्य किया जा सकता है। इसी तरह से एक अन्य तरीका है तिथि भोजन। तिथि भोजन से जो है वो मिड डे मील की अतिरिक्त योजना है, जिसके अंतर्गत समुदाय है, समुदाय के कुछ खास जो उत्सव होते हैं या त्योहार होते हैं या जन्म दिवस या कोई और विशेष उत्सव हो सकता है, उसमें समुदाय के लोगों को भोजन कराना स्कूल की तरफ से, ये कहलाता है तिथि भोजन, जो कि मिड डे मील की अतिरिक्त योजना कहलाएगी। इसके अतिरिक्त तीसरी जो एक अन्य नवाचारी योजना है, वो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ सम्मेलन। क्योंकि बच्चों को भोजन के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य के प्रति भी गंभीरता रखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ जुड़कर बच्चों को आवश्यक जो टैबलेट है वो दी जाती है। जैसे कि प्रति सप्ताह उनको आयरन की गोली और फोलिक एसिड की जो गोली है या टैबलेट है वो प्रदान की जाती है। इसी तरह कृमिनाशक की दवाइयाँ उनको हफ्ते में 1 बार मुहैया कराई जाती हैं, जो ये उनके स्वास्थ्य के लिए उत्तम होती है। अगली जो इसकी योजना है वो है खाना पकाने की प्रतियोगिता। निश्चित तौर पे सुनने में ही काफ़ी आकर्षक और नवाचारी लगती है। इसमें और ये कहा जाए कि 2019-20 की प्राथमिक क्षेत्रों में सम्मिलित है ये योजना। इसमें जो खाना बनाने वाले बावर्ची हैं या उनके सहायकों के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें उनको अपने क्षेत्र विशेष की सामग्रियों का उपयोग करना है और जो सब्जियों का यूज़ कर रहे हैं या उसके तने, पत्तियाँ या फल का उपयोग करके उनको एक बहुत ही स्वादिष्ट भोजन निर्माण करना होता है। और इस प्रतियोगिता के निर्णायक के रूप में बच्चे ही होते हैं, क्योंकि बच्चे ही इसके अंतिम लाभार्थी होते हैं मिड डे मील के। तो इस प्राथमिक विभाग से या पूर्व प्राथमिक से आपका 1 बच्चा और उच्च प्राथमिक स्तर से 1 बच्चा और साथ में कोई विशेषज्ञ जो कि सम्मिलित होता है निर्णायक मंडल में, वो इस प्रतियोगिता का निर्णय लेता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रतियोगिता है वो जन समुदाय में एक उत्साह का भी संचार करती है और एक रुचिकर प्रतियोगिता होती है। तो इस तरह से मैंने कुछ आपको इसके कुछ तरीके जो इस मॉड्यूल में बताए गए हैं मिड डे मील के नए, वो मैंने बताया। जी सर। श्रद्धा जी आपकी इस चर्चा के साथ ही मॉड्यूल 14 जो निष्ठा के मॉड्यूल पे हम चर्चा कर रहे थे, विद्यालय शिक्षा में नई पहल, लगभग समस्त बातों को हमने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कवर अप किया है। एकदम अंतिम प्रश्न के रूप में अब शिवा जी आपसे गुजारिश है कि इस मॉड्यूल को कृपया हमारे साथियों के सहयोग हेतु सारांशित कर दीजिए। विद्यालय शिक्षा में नई पहलों में सबसे पहले हमने बात की थी समग्र शिक्षा विद्यालय
शिक्षा की जो समेकित योजना है उसके बारे में, उसके उद्देश्य को जाना था, कार्यान्वयन और विशेषताएँ जानी थी। जिसमें हमने पूर्व विद्यालय शिक्षा पे बात की, फिर कुछ अनुदानों की बात की जैसे पुस्तकालय अनुदान, खेल अनुदान, मिश्रित विद्यालय अनुदान की बात की। फिर समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना और केजीबीवी कस्तूरबा गांधी और आत्मरक्षा प्रशिक्षण, विद्यालय सुरक्षा, इस पे हमने चर्चा की और इससे संबंधित अनुदान के बारे में हमने जानकारी हासिल की। साथ ही जो विभिन्न योजनाएँ हैं, रंगोत्सव और यूथ क्लब और इको क्लब और परिवहन सहायक सुविधा, निःशुल्क वर्दी, पाठ्य पुस्तकें, इन सब के बारे में जानकारी हासिल की, इस पे चर्चा की हमने। साथ ही सीआरसी और एसएमसी को जो मजबूत बनाने की जो बातें की गई थी, उस पे हमने चर्चा की। फिर यूडाइस के बारे में हमने जाना, पीजीआई के बारे में जाना, शगुन पोर्टल के बारे में जानकारी हासिल की, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जाना। फिर शिक्षकों के लिए जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, उसके बारे में थोड़ी-सी हमने चर्चा की। साथ ही निष्ठा की जो ऑफ़लाइन मोड से ऑनलाइन मोड पे किस तरीके से हम आए, उस पे हमने जानकारी हासिल की। विद्यालय आधारित आकलन पे इस मॉड्यूल में चर्चा की गई है। साथ ही राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट प्रयोग किए गए हैं, जैसे ई-विद्या वाहिनी, ई-प्लेटफ़ॉर्म, शिक्षा आपके द्वार, गणित कलिका आंदोलन, मिशन प्रेरणा, प्रज्ञा, मौ विद्यालय अभियान, ये सब इस मॉड्यूल में काफ़ी विस्तार से इस पे बताया गया है। और साथ ही लास्ट में हमने मिड डे मील के नए तरीके जाने, जैसा मैडम ने अभी बताया था कि तिथि भोजन के बारे में और खाना पकाने की प्रतियोगिता, विद्यालय पोषण उद्यान के बारे में जाना, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ सम्मेलन, ये सब इतने सारी जानकारी हमने जो केंद्र द्वारा लागू की जा रही है सारी योजनाएँ, उसके बारे में आज हमने काफ़ी विस्तृत चर्चा करी। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पे निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल 14 विद्यालयी शिक्षा में नई पहल पर आज हम काफी विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे थे। और आज की हमारी इस चर्चा में हमारे विशेषज्ञ माननीय शीबा खान मैम और माननीय श्रद्धा अग्रवाल मैम ने मॉड्यूल की समस्त वर्णित बातों को बहुत ही ग्राह्यता और सरसता के साथ समझाया। तो बारी है उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की। और आप सभी के बिहाफ पर मैं प्रमोद श्रीवास्तव आज के हमारे इन विशेषज्ञ द्वयों का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। इनको बहुत बहुत आभार और साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते।